आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और लेकर हाजिर हूँ हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। इल्म से इंसान है और इल्म से इंसान की अजमत। इल्म इंसान की तीसरी आँख है। उस्ताद मुआशरे का वो रोशन चराग है जो जहालत के अंधेरों में इल्म की रोशनी फैलाता है। उस्ताद का रुतबा किसी मेमार से कम नहीं होता, क्योंकि वो इंसान की शख्सियत, किरदार और मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत करता है। इल्म हासिल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये इल्म हमें उस्ताद ही के ज़रिए हासिल होता है। उस्ताद ना सिर्फ किताबी इल्म देता है, बल्कि वो हमें ज़िंदगी के उसूल, अखलाकियात, अदब, तहज़ीब और समाजी रवैये भी सिखाता है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने समाजी मुश्किलात और ख़ानदानी बंदिशों के बावजूद ना सिर्फ ख़ुद को तालीम याफ्ता किया, बल्कि अब वो नौजवानों को तालीम देने के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर आरती उपाध्याय जी का, जो एक माहिर तालीम हैं और मौजूदा वक्त में लाला किशन चंद गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर गंगो में एजुकेशन शोबे की हेड हैं। आरती जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में आने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। अच्छा आरती जी, आपसे आपके सफ़र के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हर इंसान की शुरुआत एजुकेशन से होती है, वो किस जगह का रहने वाला है, किस बैकग्राउंड से है, हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी अर्ली जो लाइफ थी वो कहाँ गुजरी और आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की। अगर मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूं, बचपन की बात करूं, तो मैं बनारस, आप सभी लोग जानते होंगे, वाराणसी बहुत ही प्राचीन शहर है भारत का। जी। और मैं बनारस के एक बहुत छोटा सा गांव है नैपुरा, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। और जो मेरी फैमिली है जिसकी मैं बात करूँ तो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और जॉइंट फैमिली है। हम लोग 20-25 लोग एक साथ एक घर में रहा करते थे और उस माहौल में मैं पली बड़ी और जो भी सीखा, जो शुरुआती शिक्षा होती है परिवार में ही हुई। शुरू से बचपन से ही मुझे याद है और मेरे परिवार में भी लोग बताते हैं कि मैं बहुत ही एक बोल्ड, बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्ची थी। अरे मतलब वो कहावत जो है कि बच्चे के जो पालने में पूत के पाँव नज़र आ जाते हैं, वो वाली बात आप कह रही हैं। हाँ, मतलब लोग बताते हैं कि मैं किस तरीके से, मुझे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता था। हर वक्त कुछ न कुछ सीखना, पढ़ना या खेलना कूदना, इस तरीके की एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व रहा करती थी। तो बस बचपन बहुत ही खूबसूरत रहा अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, बचपन की आपने बात बताई, जाहिर सी बात है आपकी इन तमाम बातों में एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई कि आप सब लोगों से अलग थीं, कुछ तो अलग थीं। मतलब बच्चों में कुछ तो अलग थीं, जो बड़ों को भी महसूस होता था ये बच्ची जो है कुछ तो अलग है। तो उसके बाद जब सिलसिला आपका आगे बढ़ा एजुकेशन में, जब आप एजुकेशन में आई, अर्ली एजुकेशन में एजुकेशन हासिल करने के बाद क्या कुछ स्ट्रगल्स भी आपको इस दौरान आई, कुछ परेशानियां भी आपको इस दौरान आई पढ़ाई करते वक्त? जी। स्ट्रगल तो रियाज जी देखिए हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इसके बिना ज़िंदगी को ही मुझे लगता है कि मान ही नहीं सकते कि ज़िंदगी है बिना संघर्ष के। तो इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी संघर्ष तो रहे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे थे उनमें से एक अलग तरीके की भी कुछ मेरे अंदर ट्रेट्स थे जो लोगों को देखने को मिले। और मैं अपनी फैमिली में आपको बताऊँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, बीइंग गर्ल एंड बॉय ऑल्सो दैट हु स्टडीड साइंस इन हाई स्कूल, इन इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन ऑल्सो। अरे वाह। तो और फर्स्ट जनरेशन पीएचडी होल्डर हूँ। ओके। तो फैमिली से में एक ट्रेडिशनल फैमिली से निकल के इस तरीके की स्टडीज़ को कंटिन्यू करना जाहिर तौर से आसान नहीं रहा। आपको रोक के एक बात करना चाहूँगा कि जाहिर सी बात आपने वहाँ तक जाके पढ़ाई करी कि आप फर्स्ट जनरेशन बनी दो चीज़ों के लिए। आज भी क्या हमारे समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को शायद आज़ादी तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दूर दराज के इलाके हैं, इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ कुछ बंदिशें हैं लड़कियों के लिए। और आप बनारस के एक गांव से बैकग्राउंड है आपका, तो कुछ ऐसी भी परेशानी आपके सामने है कि आप लड़की हैं, आप बाहर नहीं जाएंगी, नहीं ये नहीं करेंगी, बस हो गई पढ़ाई, बस अब तो उसकी शादी करनी है, कुछ ऐसी बात है? हाँ जी, इस तरीके की समस्याएं आई थी।
एक जैसे हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो मेरी लाइफ में भी था। हम उस वक्त क्लास 11th में रहे होंगे और अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया और मेरे फादर नहीं रहे। तो उसके बाद लाइफ बिल्कुल बदल सी गई। जी जी। तो आपके ऊपर अलग तरीके की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, परिवार जिसे आप कहते हैं कि आज़ादी या बंदिशें कुछ कई सारी लग जाती हैं। बाप ही होते हैं, जाहिर सी बात जी जी जी। और परिवार को भी लगने लगता है कि आप मतलब लड़की है तो जिम्मेदारी है, मतलब अच्छे तरीके से इसे हम बड़ा करें और शादी ब्याह जो एक ट्रेडिशनल जो सोच होती है फैमिली, हर फैमिली की, अगर लड़की है तो अल्टीमेट इसकी शादी करके इसे भेज देना है। तो उस तरीके का मेरे साथ भी था। इंटरमीडिएट में ही इस तरीके की बातें होने लग गई थी कि इसके पिताजी नहीं हैं, तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि इनकी शादी समय से कर देनी चाहिए, जिम्मेदारी को पूरा कर देना चाहिए, जैसे उनको लगती है जिम्मेदारी। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, कहीं ना कहीं सही है, पर मुझे ये चीज़ कभी भी ठीक नहीं लगी। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं, मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा था पढ़ने का। तो और जैसे जॉइंट फैमिली में 20-25 लोगों के दरमियान आप रहती थी, जॉइंट फैमिली में एक नई फाइट आपने की कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है। हाँ, नई तरह की फाइट थी ये बहुत ही मुश्किल दौर था, लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को देना चाहूँगी, जिन्होंने समझा कि मैं वाकई में पढ़ना चाहती हूँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। मेरे जो स्कूल रिकॉर्ड्स थे उन सब चीज़ों को उन्होंने समझा। मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, शी इज़ एक्चुअली गुड इन स्टडी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये हवाई बातें और कर नहीं सकते, शी हैज़ पोटेंशियल। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बोला नहीं, अगर ये शादी नहीं करना चाह रही और पढ़ना चाह रही है तो देन शी विल कंटिन्यू टू स्टडी। तो उस तरीके से माँ के और भाई के सबके सपोर्ट से मेरी स्टडी कंटिन्यू हुई। अच्छा, ये आप सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पढ़ाई की बात चल रही है, पढ़ते पढ़ते आपने पीएचडी की जी। तो आपका एम क्या था? आपने कोई एम तो टारगेट किया होगा कि मुझे ये बनना है, ये करना है, या सिर्फ पढ़े जा रही थी? नहीं, कभी भी नहीं। मैं हमेशा से अपने गोल में बहुत क्लियर रही। मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है ये चीज़ हमेशा क्लियर रही। तो मैं जब 9th और 10th में थी, मैंने तभी जैसे हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में होता है ना कि डॉक्टर और इंजीनियर्स की बहुत हाइप होती है, और वो हाइप की वजह नहीं थी, मुझे वो प्रोफेशन बहुत मेरे दिल से जुड़ा हुआ था, मेडिकल फील्ड। तो मैंने क्लास 9 से डिसाइड किया था कि मुझे एक डॉक्टर ही बनना है। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ये लगता था कि जो डॉक्टर्स इस सोसाइटी के लिए करते हैं कंट्रीब्यूशन, वो कोई नहीं करता। मेरे मन में बहुत एक अलग ही तरीके का पैशन उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था, तो मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था। और इस तरीके से मैंने हाई स्कूल उसी वजह से साइंस और बायोलॉजी बैकग्राउंड से किया। देन इंटरमीडिएट में भी उसी वजह से मैंने बायोलॉजी लेकर पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वही जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और फिर सपोर्ट, फादर बहुत सपोर्टिव थे। कई बार अगर कोई कहे कि मतलब उनको ये नहीं था कि ये मेरी लड़की है तो मैं इसे नहीं करने दूंगा, अलग ही थे वो बिल्कुल। तो वो एक बार भाई बोले तो उसको सपोर्ट मिले ना मिले, पर मुझे ज़रूर मिलता था। बड़ी बात है। वो सिर्फ उनका सपोर्ट था जिसकी वजह से मैं साइंस को कंटिन्यू कर पा रही थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन लड़की हो कि एक छोटे से गांव से निकल के पढ़ना इतनी बड़ी, मतलब इतना आसान नहीं था, पर सिर्फ उनकी वजह से मैं पढ़ पा रही थी। और उनका था ठीक है, अगर इसके अंदर पोटेंशियल है, कर रही है, तो मैं इसे मेडिकल भी कराऊंगा। लेकिन आप जानते 12th के बाद उस समय CPUMT और PMT के एग्जाम्स हुआ करते थे। उस टाइम पे मेरी फैमिली ने भी कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे तुम्हें सपोर्ट। पर होता है कि मेडिकल बहुत डिमांडिंग फील्ड है, फाइनेंशियली भी बहुत डिमांड करता है। और सबसे बड़ा जो अड़चन आ गया वो ये था कि आपको घर से बाहर रह के तैयारी के लिए जाना पड़ेगा। जी। वो मुझे नहीं मिला। फिर वहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया कि मैं घर से बाहर जाऊँ और मेडिकल के लिए तैयारी करूँ। तो वो मेरी लाइफ में एक बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि तोड़ने वाला था कि मुझसे कुछ छीना जा रहा है जिसमें मेरी जिंदगी बसती है। वालिद साहब का साया आपके सर से उठ चुका था। जी। जो लोग आपके जॉइंट फैमिली में जिम्मेदार थे, बड़े थे, छोटे थे, उनसे भी जहाँ तक हो सका आपको किया। एक जगह आके उनको भी लगा होगा कि नहीं, यहाँ आके शायद बाप होते तो आज़ादी मिल सकती थी, वो जिम्मेदार थे हर बात के लिए।
तो फिर उसके बाद क्या रहा कि आपको? हाँ, फिर वो ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि अब तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, मतलब वो लाइफ में कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। जी जी। तो मेरा पैशन उस तरीके का था मेडिकल के लिए। लेकिन लाइफ है, रुकती तो है नहीं, किसी भी वजह से नहीं रुकती है। तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स, गाइड, मेंटर कह सकते हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम पे मेरा जो बहुत कमज़ोर वक्त था बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम समझो कि शादी कर दी जाएगी, फिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। तुम इमेजिन करो, ठीक है एक चीज़ नहीं मिल रहा है तुम्हें, लेकिन कुछ और रास्ते हो सकते हैं जो तुम तलाश कर सकती हो। तो तुम उन रास्तों के बारे में सोचो ना जो तुम इस दायरे में रह के कर सकती हो। तो फिर मुझे शायद वो उनकी बात समझ में आई। मुझे लगा ठीक है, जो मिल रहा है, लाइफ जो दे रही है, अब उस तरफ चलो। तो उस तरीके से फिर मैंने कहा अगर मेडिकल नहीं, कोई बात नहीं, साइंस से हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। और उस दौरान हमने बीएससी में एडमिशन लिया। और साइंस में मेरा जूलॉजी और बॉटनी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उससे मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया। और मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बन सकी, कुछ ना कुछ तो उस फील्ड में मैं बन ही जाऊंगी, कर ही लूँगी। वो एक एम लेके शुरू किया था। पर फर्स्ट ईयर में मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था। मुझे लगा 6-7 में थी, मुझे तब से किताबें पढ़ने का शौक, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक, मतलब छोटी 6-7 क्लास से पढ़ने लिखने का शौक आपको शुरू से ही रहा। हाँ जी। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर में आईएएस का रिजल्ट आया हुआ था। और मैंने देखा कोई टॉप कर रहा है, कोई लड़की ने उस साल टॉप किया था। ये 2006-7 की बात रही होगी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो मुझे लगा ये क्या चीज़ है, उस टाइम तक मुझे बहुत आइडिया नहीं था। तो ये क्या चीज़ है, फिर मैंने उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती हैं और कौन लोग इसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। फिर मेरा जैसे मैंने डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती थी कि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। मुझे लगा अरे यार इस फील्ड में भी तो जाके हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो मुझे लगा वो नहीं तो ये सही। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा जो गोल है, मेरा जो पर्पस है लाइफ का, यहाँ से पूरा हो सकता है। देन मैंने यूपीएससी और यूपीपीएससी को अपना एक गोल सेट किया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी और अब यही करूँगी। तो ग्रेजुएशन और पीजी इसी उद्देश्य के साथ मैंने पूरा किया। एक दो एग्जाम में अपीयर भी हुई, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में समहाउ रह गया। तो मतलब वो नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देने लायक बनना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और वहाँ तक आप पहुँचे तो आप कोई आईएएस ऑफिसर से एक ठीक है डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की, मेहनत की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कहाँ आप डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर यूपीएससी वगैरह क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन आप आ गई पढ़ाई लिखाई वाली फील्ड में, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाती हैं। इस तरफ कैसे आप आ गई? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं यूपीएससी की सेल्फ स्टडी कर मैंने शुरू से सेल्फ स्टडी किया है, कभी कोई कोचिंग ट्यूशन इस तरीके से पढ़ाई नहीं किया, और हमेशा टॉप 5 में रही हूँ। कभी भी उससे कम मेरा रैंक नहीं आया है। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो आपके हमारे स्कूल कॉलेजेस में, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, मतलब हर तरीके से काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट किया और उस वक्त यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रही थी। वहाँ पे मुझे एक जगह महसूस हुआ कि मुझे अब बाहर निकल के इसके लिए थोड़ा और फोकस जो के स्टडी करना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो अगेन वहाँ वही दिक्कत आई कि आप बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि अब कैसे होगा, और तब तक आप 21-22 साल के हो चुके होते हैं। 19 साल में मेरा ग्रेजुएशन और 21 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था। तो फिर से घर में वही शादी की बात और ये सब चीज़ें उठने लगी। मुझे लगा कि अगर पढ़ाई छोड़ी पीजी के बाद, तब तो क्या होगा कि शादी हो जाएगी। तो शादी से बचना है तो पढ़ाई कंटिन्यू करना है। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था, शायद मैंने फॉर ग्रांटेड लेती थी इस प्रोफेशन को। हमेशा बीइंग स्टूडेंट मुझे लगता था ये सबसे आसान काम है, टीचर करते ही क्या है, जैसे हम सब लोग सोचते हैं, आते हैं क्लास में लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। तो जी, और क्या उनका रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, हम समझते नहीं है बीइंग स्टूडेंट। तो मुझे भी यही लगता था
कि बहुत ही मोनोटोनस जॉब है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो ये जॉब मुझे चैलेंजिंग और एडवेंचरस कभी नहीं लगता था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था बनूंगी, पर क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, एमएससी हो चुका था, तो मैंने सोचा मैंने क्या सोचा, मेरे बड़े भाई ने बड़ा फोर्स किया कि तुम बीएड करो, सबसे अच्छा जॉब लड़कियों के लिए ये होता है, तुम करना ही चाहती हो तो ये करो। तो उन्होंने मेरा फॉर्म फिलअप करवा दिया और मैंने एंट्रेंस दिया और मुझे मेरे अच्छे रैंक आए और मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है बनारस में ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। अरे वाह। तो अब सोचा कि ठीक है बीएड करते रहेंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहेंगे, तो दोनों काम मेरा हो जाएगा। पर जब मैं बीएड में गई तो सर वो मेरे लिए मतलब इतना आई ओपनिंग सिचुएशन था। वहाँ जाके टीचर ट्रेनिंग के दौरान मुझे समझ में आया कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है इस समाज में। मतलब दे आर नेशन बिल्डर्स, द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज इन देयर हैंड्स। एंड फिर मुझे रियलाइज हो कितनी चैलेंजिंग जॉब है कि हर साल वो इतने डिफरेंट माइंडसेट के साथ डिफरेंट ओपिनियन को डील कर रहे हैं एक साथ एक क्लास में, उन्हें एक पेस पे लाने के लिए या उन्हें उनके इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसके हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो टीचर है ना, ये टीचिंग बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। और वहाँ से मुझे एक अंदर आया कि अब तो मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। सिविल सर्विसेज थोड़ा सा बैक पे आ गया, मुझे ऐसा नहीं था मैंने छोड़ा था, मैं प्रिपरेशन कर रही थी, पर ये था कि ये भी मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि नहीं, टीचिंग बहुत ही एक नोबल और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है और मैं इसमें आना चाहूँगी। और वहाँ से मैंने फिर कंटिन्यू करी। बीएड के बाद फिर मैंने एमएड किया, एमए किया, फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया यूजीसी नेट से। देन उसके बाद फिर पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। तो इस तरीके से ये चल पड़ा सिलसिला। मेडिकल, यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर और अब एक प्रोफेसर, क्या कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको अपनी फील्ड में इसमें? इंटरेस्ट जी बिल्कुल, इंटरेस्ट आप टीचिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें कनेक्टिंग हैं। ये लाइफ आपको दे रही थी, ये मैं प्लान नहीं कर रही थी, ये लाइफ मेरे लिए प्लान कर रही थी। क्योंकि जब मैं मेडिकल के लिए सोच रही थी और साइंस एक लेके पढ़ने के लिए आगे बात कर रही थी, तो साइंस पढ़ने की वजह से मैं कहूँगी कि मेरा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन बहुत डेवलप हुआ, जिसने मुझे हेल्प किया जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें बहुत हेल्प किया। और एज अ पर्सन भी, जैसे आपके सामने हर दिन नया चैलेंज आ रहा है, तो उस चैलेंज को आप कोप अप कैसे करेंगे। तो आपका जब साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है एज अ पर्सन, तो बड़ी आसानी से आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं। और उसके बाद जब मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आई तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी, जब मैंने सिविल सर्विसेज को, सोसाइटी को बहुत, बिकॉज मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मैंने सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री बहुत नहीं पढ़ी थी, लेकिन सिविल सर्विसेज के दौरान मैंने वो सब चीज़ें पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो उसने मुझे सोसाइटी को समझने में हेल्प किया। तो जो एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ आज की डेट में कि अगर मेरा ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, या कोई और किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, या जो हमारे क्लासरूम में जो माहौल है, स्टूडेंट हायर एजुकेशन में हम कर रहे हैं, आप टीन एज के बाद के बच्चे आते हैं वहाँ, तो उनका पर्टिकुलर बिहेवियर उस तरीके का क्यों है, उसको कैसे डील किया जा सकता है, उन्हें कैसे एक बैलेंस वे में डायरेक्ट सही राइट डायरेक्शन दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा आरती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो क्लास में इधर इस तरफ बैठे होते हैं जी, और हमारे उस्ताद, हमारे टीचर हमारे सामने होते हैं। आज आप यहाँ से उठ के वहाँ चली गई हैं जहाँ एक टीचर होता है, प्रोफेसर है, आप आपके सामने स्टूडेंट होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या महसूस होता है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जवाब भी उतना ही इसका अच्छा होना चाहिए। जी। और मैं इसको थोड़ा सा, ये हर किसी के लिए मुझे ऐसे लगता है कि अलग अलग होता होगा, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, इन्वायरमेंट और एक्सपोजर पे डिपेंड करती है चीज़ें। मैं बात करूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा
क्लास में बहुत ही एक्टिव, पहले भी बात किया है कि बहुत ही एक्टिव और टॉप 5 स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं उस तरीके से थी, और एकेडमिक्स के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव रहा करती थी। और उसकी वजह से मैं अपने टीचर्स कम्युनिटी में बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि प्यार किए जाने वाली स्टूडेंट हुआ करती थी, और बहुत ट्रस्ट करते थे टीचर्स मुझ पे। तो मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग हमेशा रहती थी कि है ना कि टीचर मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेके बहुत ही अटेंटिव हुआ करती थी, हर वक्त बड़ा अलर्ट रहा करती थी। अब जब मैं टीचर बनती हूँ, जब मैं इस तरफ से देखती हूँ, तो मैं भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि क्लास में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, तो मैं उस स्ट्रेंथ को डायग्नोज करने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा बच्चा है वो किस चीज़ में अच्छा है, उसकी वीकनेस क्या है, या कोई और स्टूडेंट। तो जब मैं उस तरफ थी तो मैं वो काम नहीं करती थी, वो बहुत फोकस्ड सेल्फ सेंटर्ड थी, मुझे अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी जो एक्शंस थे उस पर ज़्यादा ध्यान था। अब मैं इस तरफ हूँ तो मुझे अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं तो मुझे 40 के पे ध्यान देना है। तो जो इस साइड आके आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर हो जाता है, उस साइड थोड़ा सा नैरो रहता है, बिकॉज मैटर करता है। आपकी दुनिया भी छोटी होती है, आपका एक्सपोजर छोटा होता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, तो आप उस तरीके से नहीं सोचते, पर यहाँ आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप जब स्टूडेंट थी उस ज़माने का हमारा समाज, खासकर पढ़ाई लिखाई का जो माहौल था, और आज का समाज और आज के पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है, आप दोनों में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? खासकर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी जहनियत के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं जब हम लोग स्टूडेंट थे और जब आज के हम स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो वो दौर, अगर मैं आज से 10 से 15 साल पहले की बात करूँ तो जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। टेक्नोलॉजी उस वक्त आ रही थी, शुरुआत था, शिशु काल हम जिसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का, और हम लोग बड़े ही एक जो कहे कि फ्री रहा, केयर फ्री कह सकते हैं, केयर फ्री तरीके से रहते थे। एक स्टेबल माइंडसेट हुआ करता था, बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से सोचते थे कि अगर जॉब करना है तो 9 to 5 की जॉब करना है, और जॉब मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिल जाएगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगा। बहुत और हाँ, ये चीज़ जो है, जो हमारा माइंडसेट है ना, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो मेरा मानना है। एक तो एनवायरनमेंट, और दूसरा आपका एक्सपोजर, कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हो रहे हैं, और दूसरा ये कि एक्सपोजर क्या क्या हमें मिल रहा है उस एनवायरनमेंट से। तो जैसे अगर हम गांव के बच्चों की बात करेंगे तो उनका एनवायरनमेंट उनके माइंडसेट को अफेक्ट करेगा। अगर हम एक अर्बन सिटी के बच्चों की बात करेंगे तो उनका थोड़ा सा उनसे क्या होगा, डिफर करेगा, थोड़ा सा करेगा, ज़्यादा नहीं पर करेगा। अगर मेट्रो सिटीज़ में आएंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो उनका और ज़्यादा डिफर करेगा, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट बहुत अलग है, उनका एक्सपोजर बहुत अलग है। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं इसका कोई जनरल आंसर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो माइंडसेट है उस पर एनवायरनमेंट और एक्सपोजर का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, आपके सामने जो है नौजवान बैठे होते हैं जब आप पढ़ाती हैं, आज का जो नौजवान है आपको क्या लगता है, मेल भी और फीमेल भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो फोकस्ड है? हाँ, अगर हम फोकस पे बात करें तो फोकस, अगर उनका गोल पे बात करें तो अगेन एनवायरनमेंट और एक्सपोजर मैटर करेगा कि वो कहाँ पे हैं। फिर भी हमारे जनरेशन से, मतलब हम जब स्टूडेंट थे और अब देखें तो कंसंट्रेशन जो अगर है तो थोड़ा सा उनका जो अटेंशन स्पैन या कंसंट्रेशन जो स्पैन है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू हमारे जनरेशन। जो मुझे महसूस होता है पर्सनली, ये मेरा बहुत पर्सनल व्यू है, मुझे महसूस होता है कि हम ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस कर पाते थे, हम ज़्यादा देर बैठ के किसी टॉपिक को पढ़ पाते थे, या ज़्यादा कोई भी काम कर रहे थे तो ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। क्या इस चीज़ को हम जिम्मेदार माने, सोशल मीडिया? हाँ, मैं वहीं आ रही थी। आज का भी जो यूथ है ना, वो अपने गोल को लेके तो बहुत क्लियर है कि उसे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी को अक्सर हम लोग क्या समझते हैं, मुझे जो समझ में आता है लोगों से बात करके, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम वाइजली यूज़ कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है।
आपके अपने ग्रोथ में डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स, जैसे मैं भी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ, तो मैं किस तरीके से उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती हूँ, मैं डिस्कशन कर सकती हूँ। पर हम अभी यूथ की बात, जनरल बात करेंगे, तो हम हमारे हाथ में जो हमारे सेल फोन है या लैपटॉप है या और भी अदर जो टेक्निकल जो भी डिवाइसेस हैं, अगर हम उन्हें वाइजली यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि जो यूथ है, अगर वो किसी काम से भी खोल रहा है कुछ एक अपना अकाउंट, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, इसलिए उनका जो फोकस है ना वो बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है, अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, आज ये चलते चलते, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, सवाल तो बहुत है, आपकी फील्ड ऐसी है कि उस पर जितनी बात कीजिए उतनी कम है, सवाल भी बहुत आते हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। आपसे शॉर्ट में आंसर मैं चाहूँगा कि आज का जो यूथ है, पढ़ाई के अलावा क्या उसको कुछ और महारतों पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ और सीखना चाहिए अपनी एजुकेशन के अलावा, अपने जो वो करना चाहते हैं लाइफ में उसके अलावा? मुझे ऐसे लगता है कि क्लासरूम और पढ़ाई, जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग का वर्क है, उसके अलावा हमारे यूथ को ना अपने जो 21st सेंचुरी में जो लाइफ स्किल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। इसमें मैं 2-3 स्किल्स को मेंशन करना चाहूँगी। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आप जानें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप अपने आप को जानने के बाद अपने गोल से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, अपने पर्पस को समझ पाएंगे कि आपका पर्पस अल्टीमेटली लाइफ में है क्या। उसके अलावा एक रेजिलियंस एक बहुत ज़रूरी, जैसे हम जानते हैं कि आज का जो समाज है वो बहुत ही हम प्रेशर में हैं, हर चीज़ का बूम है, इंफॉर्मेशन का बूम है, टेक्नोलॉजी का, हर चीज़ का बूम है। तो उस चीज़ में आप अपने आप को, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप सस्टेन कैसे करें, तो सस्टेनेंस के लिए आपको रेजिलियंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक स्किल होना चाहिए कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप फेलियर से कैसे वापस आएंगे, कैसे आप उसको ओवरकम करेंगे, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट स्किल लगता है, कम्युनिकेशन स्किल। आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों के साथ, आप जहाँ पे भी हैं, अपनी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, तो आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कैसे करेंगे ताकि लाइफ में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि चैलेंजेस शाश्वत है, ये आएंगी और हर किसी के लाइफ में आएंगी। तो जब जो चीज़ आनी ही है तो उसे ओवरकम कैसे करना है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 स्किल जो 21st सेंचुरी के लिए बहुत ज़रूरी स्किल हैं, यूथ को सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को भी, इनके डेवलप हो सके यूथ। ये जितनी भी बातें आपने बताई हैं, जाहिर सी बातें हर स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है, हर स्टूडेंट की मदद करेंगी। ये 4 बातें बहुत कीमती बातें हैं। सवाल बहुत है, मैंने फिर वही कहूँगा, वक्त की कमी है। आरती जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आपने कुछ अपने तजर्बे की बातें शेयर की, उनको भी कुछ सीखने का, समझने का मौका हमारे शो से ज़रूर मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आने का आमंत्रण देने के लिए शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी आरती उपाध्याय जी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।